हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फौजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि 3 साल बीत चुके हैं। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। वांग जी की मॉम उससे नफ़रत करने लग गई है और वांग जी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब आगे यहाँ हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में बैठा हुआ था। उसने उस रूम को लॉक कर रखा था ताकि और कोई अंदर ना आ सके। वो रूम पूरी तरीके से डार्क था, लेकिन उसमें डिम लाइट जल रही थी और उस डिम लाइट में उस रूम में रखी हुई काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, जिनमें से वॉल पर लगी वो तस्वीरें थी जो कि साफ साफ विजिबल हो रही थी। वांग जी उसी वॉल पर अपना सर टिका कर बैठा हुआ था। वो उस वॉल पर लगी तस्वीर को छू रहा था, उसे देख रहा था, उस पर अपना सर रखकर रो रहा था। वो कहता है विंग। वो पूरी वॉल विंग के तस्वीरों से भरी हुई थी। वांग जी ने उस वॉल पर काफ़ी सारी तस्वीरें लगा रखी थी, जिसमें विंग के हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, देखते हुए, सोते हुए, रोते हुए हर तरीके की तस्वीरें थी। वांग जी उन तस्वीरों को देखता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उन यादों को याद करने लगता है जब विंग इसी तरह हंसते हुए, रोते हुए, उदास होते हुए हर सिचुएशन में वांग जी की तरफ अपने पपी आइज से देखता और एक ही चीज़ बोलता, लेंजा। वांग जी को जब ये याद आता है तो वो मुस्कुरा देता है। फिर वो बॉल के दूसरी तरफ, मतलब दूसरी वॉल पे देखता है जहाँ की तस्वीरें पिछली वॉल की तस्वीरों से पूरी तरीके से अलग थी। पहली वॉल की तस्वीर में विंग हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, सैड था, रो रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी, उसकी आंखों में शाइन थी। लेकिन दूसरी वॉल की तस्वीर उससे बिल्कुल अलग थी, बहुत डार्क थी। उसमें विंग का फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके फेस पर चोटें लगी थी, मौत से ब्लड निकल रहा था, आंखों में आंसू थे, दर्द था, एक खालीपन था जो उस वॉल में लगी तस्वीरों में दिख रहा था। उस वॉल पे लगी तस्वीर वही तस्वीर थी जो वांग जी के मैंशन से ली गई थी जब विंग उस मैंशन में था और वांग जी उसको टॉर्चर किया करता था। उस टॉर्चर के बाद जो विंग के शरीर पर निशान पड़ते थे, उसके फेस पर जो निशान थे, जब वो अकेले रोता था, सैड होता था, सारी तस्वीरें वहाँ पर थी जो वांग जी ने निकलवाई थी और यहाँ लगाई थी। उन तस्वीरों को वांग जी देखता है। वांग जी उस तस्वीर को देखकर वही वक्त याद करने लगता है जब वो विंग को टॉर्चर किया करता था। विंग का वो टॉर्चर वांग जी को याद आता है। जैसे ही वो याद आता है, वांग जी अपनी जगह से उठता है और उसी वॉल के पास जाता है। उस वॉल को देखते देखते ही अब वांग जी अपनी शर्ट के बटनों को खोलने लगता है। पहला, दूसरा, तीसरा और फिर चौथा, ऐसे कर कर उसने अपनी पूरी शर्ट निकाल कर दूसरी तरफ फेंक दी थी। और फिर उसने उस वॉल के नीचे रखी टेबल के ऊपर जो सामान थे उसको देखा। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी जिससे इंसान को टॉर्चर किया जाता है। उसी में से वांग जी ने उस चाबुक को उठाया। ये वही चाबुक था जिससे कभी वांग जी ने विंग को टॉर्चर किया था, बहुत टॉर्चर किया था। वांग जी उस चाबुक को जब भी देखता उसे वही सीन याद आ जाता जब वांग जी पहली बार इसको विंग के सामने लेकर गया था और विंग इसे देखकर ही बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। उस समय वांग जी जानता था कि विंग इसे देखकर ही बहुत ज़्यादा डर जाएगा, क्योंकि विंग को हमेशा ही ऐसी टॉर्चरेबल चीज़ों से डर लगता था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, यहाँ तक कि वो कोई ऐसी मूवी भी नहीं देखता था जिसमें कोई किसी इंसान को ज़्यादा टॉर्चर करते, क्योंकि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं होता था। वांग जी जानता था, इसलिए उस समय वो विंग के सामने ये लेकर गया था, जिससे विंग की हालत पहले ही बुरी हो गई थी। उसे देखते ही विंग
काँप उठा था, उसकी आंखों से आंसू आ गए थे बिना वांग जी के कुछ किए। विंग बहुत रो रहा था, वांग जी से बैक कर रहा था कि वो आगे कुछ ना करे, उसके साथ ऐसा कुछ ना करे, उसे छोड़ दे, उसे जाने दे, उसे माफ़ कर दे, उसके साथ ये ना करे। विंग ने बहुत मिन्नतें की थी, पर उस समय तो जैसे वांग जी के आँख कान दिमाग सब सुन पड़ा हुआ था। उसे विंग का वो दर्द, वो आंसू, वो आवाज़ कुछ भी ना दिखाई दे रहा था, ना सुनाई दे रहा था। और उसने उस समय ये कदम उठाया था, उसने बहुत बेरहमी के साथ इसी चाबुक से विंग को बहुत बेदर्दी के साथ मारा था, बहुत मारा था। उसने काफ़ी समय तक विंग को मारा था। कैसे विंग चिल्ला रहा था, चीख रहा था, उससे बैक कर रहा था। कैसे उसकी बॉडी पर वो निशान जो कि साफ साफ जब गवाही दे रहे थे वांग जी के टॉर्चर का, वांग जी की हैवानियत का। उसकी बॉडी से कितना खून निकल रहा था, उसके बाद भी वांग जी ने उसे कितना टॉर्चर किया था, ये याद करते ही वांग जी अब उस चाबुक को लेता है। उसके फेस पर वो पेन साफ साफ नज़र आ रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसका हाथ थरथरा रहा था। वो बस उस चाबुक को देखते हुए कह रहा था, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी उस चाबुक को खुद पर ही मारने लगता है, खुद को ही उस चाबुक से पनिश करने लगता है। वो भी बहुत बुरी तरीके से। उस वांग जी के चेस्ट पर पहले से ही उस चाबुक के दिए गए बहुत सारे निशान थे, क्योंकि वांग जी ये पहली बार नहीं कर रहा था। इससे पहले भी वांग जी कई बार ये कर चुका है। इन 3 सालों में वांग जी खुद को बहुत टॉर्चर कर चुका है। वो हर बार यहाँ आता और खुद को इसी तरीके से टॉर्चर करता। वांग जी ही ऐसे ही खुद को पनिश करता रहता है हर समय। वो सिर्फ जब भी विंग की याद आती, जब भी वो अपनी मॉम के पास जाता और उसकी मॉम उसे सारी चीज़ों को फिर से याद दिलाती, वांग जी इसी रूम में आता, विंग को देखकर रोता और फिर खुद को टॉर्चर करता। उसने काफ़ी ज़्यादा खुद को टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से उस है तब वो वांग जी को देखती है। बहुत मुस्कुराकर वांग जी उसके पास आया था मिलने। अपनी मॉम को देखकर वांग जी उसके चेहरे पर बिल्कुल स्माइल नहीं थी, क्योंकि इन दिनों वो काफ़ी बार बोल चुकी थी कि वो अकेला आया है। उसके अंकल कहाँ हैं, विंग के फादर कहाँ हैं, विंग कहाँ है, क्या वो उससे मिलने नहीं आए, क्या वो मुझसे मिलने नहीं आएंगे। यही सब सोच के वांग जी सैड था। जब वांग जी की मॉम को होश आया था, कुछ दिन तक तो वो उनके साथ जो हुआ उसकी वजह से ट्रॉमा में थी, लेकिन वो शुक्रगुजार थी विंग के डैड का, जिससे
जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई थी। वांग जी की मॉम वांग जी को देखते कहती है, वांग जी तुम आ गए। ऐसा कहकर वो पीछे मुड़कर पीछे देखने लगती है वांग जी के, पर इस बार भी वांग जी अकेला था। वो उसकी मॉम फिर से सैड हो जाती है, कहती है आज तुम फिर अकेले आए, क्या विंग मुझसे मिलने नहीं आएगा? क्या वो अपनी मॉम से मिलने नहीं आएगा? क्या वो इतना बिजी है कि उसके पास अपनी मॉम से मिलने का टाइम नहीं है? क्या मैं अब उसके लिए इतनी पढ़ाई हो गई? वो शैतान बच्चा इतना शैतान होगा, मैंने सोचा नहीं था। वो मुझसे मिलने भी नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए वांग जी की मॉम के आंखों में आंसू आ चुके थे। वांग जी की मॉम कहती है, देखना जब मैं यहाँ से डिस्चार्ज होगी ना, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो मुझसे मिलने नहीं आ सकता। मैं कितना मन है उसे देखने का। इन इन सालों में वो कितना बड़ा हो चुका होगा और कितना ब्यूटीफुल हो चुका होगा, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आ रहा। वो कितना ज़्यादा शैतान है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको माफ़ नहीं करूंगी, मैं उससे बात तक नहीं करूंगी। ऐसा कहते हुए वांग जी की मॉम रो रही थी और गुस्सा भी कर रही थी। वांग जी अपनी मॉम के पास जाता है और अपनी मॉम को संभालते हुए कहता है, मॉम प्लीज़ शांत हो जाइए। वांग जी की मॉम कहती है, नहीं होंगी मैं शांत। वो ऐसे कैसे कर सकता है? माना उसके डैड को काम है, लेकिन वो तो आ सकता है ना। वो ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? पहले तो वो मेरे बगैर रह भी नहीं पाता था। वो जानबूझ के हर बार मेरे पास आ जाया करता था, मेरे पास से जाया नहीं करता था। और अब देखो वो मुझसे मिलने नहीं आ रहा। क्या क्या वो मुझसे नफरत करने लग गया है? वांग जी मेरा विंग मुझसे नफरत करने लग गया है। वांग जी जब ये सुनता तो कहता, नहीं बिल्कुल भी नहीं, विंग आपसे कभी नफरत नहीं कर सकता। वो आपसे बहुत प्यार करता है। इनफैक्ट वो मुझसे ज़्यादा आपसे प्यार करता है। तभी वांग जी की मॉम कहती है, तो फिर वो क्यों नहीं मिलने आ रहा? तभी वांग जी कहता है, मॉम क्योंकि मैंने एक गलती कर दी है। तभी वांग जी की मॉम कहती है, गलती? क्या? कौन सी? क्या हुआ वांग जी? तभी वांग जी कहता है, पहले मॉम आप प्लीज़ मुझे बताइए उस समय क्या हुआ था। अब तो आप मुझे बता सकती है ना, प्लीज़ मुझे बताइए उस दिन क्या हुआ था। वांग जी की मॉम कहती है, वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ आप जब भी उसको सोचती है आपको बहुत हर्ट होता है, पर मेरा वो जानना बहुत ज़रूरी है मॉम, प्लीज़ बताइए। वांग जी की मॉम अब अपना सर हिलाती है और कहती हूँ। वांग जी की मॉम अब बताना स्टार्ट करती है कि उस दिन वो अपने कमरे में अकेली थी। उस दिन वांग जी की मॉम अकेली थी। वो अपने रूम में अपने बेड पर बैठी हुई थी और एक तस्वीर को देखी जा रही थी। उनके हाथ में जो तस्वीर थी वो और किसी की नहीं बल्कि वांग जी के फादर की थी, जिसे देखकर वो रो रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। आज उन्हें वांग जी के फादर की बहुत याद आ रही थी। वो उस तस्वीर को देख ही रही थी, तभी उनके कानों में किसी की आवाज़ आती है जो उनसे कहती है, आप ब्रदर को बहुत मिस कर रही हैं ना शाओ जी? तभी वांग जी की मॉम पीछे मुड़कर देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी के अंकल थे। वांग जी के अंकल को देखकर वांग जी की मॉम कहती है, आप यहाँ पर? तभी वांग जी के अंकल वांग जी की मॉम के पास आते हैं और वो वहीं उनके करीब बैठ जाते हैं। वो वांग जी की मॉम से पूरा सट कर बैठे हुए थे, जैसे वांग जी की मॉम को थोड़ा अजीब सा तो लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। तभी वो कहते हैं, आप ब्रदर को बहुत मिस कर रही हैं ना? तभी वांग जी की मॉम कहती, तभी वो वांग जी की मॉम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जो हो गया है उसे तो बदलना नहीं जा सकता। हम चाहकर भी ब्रदर को वापस नहीं ला सकते। आपको संभालना होगा खुद को शाओ जी, आपके ऊपर वांग जी की जिम्मेदारी है। तभी वांग जी की मॉम कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा है, मुझे संभालना होगा। तभी वांग जी के अंकल एक स्माइल करते हैं और वो वांग जी की मदर के जो शोल्डर पर हाथ रखा था उन्हें और भी ज़्यादा टाइटली उनके कंधों में गड़ाने लगते और कहते हैं, कोई बात नहीं, आपको जो कमी है वो मैं पूरी कर दूंगा आपका ये लोनलीनेस दूर करने के लिए।
कि दूर जा चुके हैं और अब वो दोबारा से हमारे बीच में नहीं आएंगे। आप बहुत अकेली हैं, बहुत लोनलीनेस है और आपको अपनी नीड्स को भी तो पूरा करना होता है। पता नहीं आप कैसे पूरा करती हैं, पर आपको अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं आपकी सारी नीड्स को पूरा करूँगा। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ आप बहुत खुश रहेगी और इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। अब घबराइए मत। वांग जी की मदर जैसे ये सुनती है उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो खुद को फोर्सफुली वांग जी के अंकल से अलग करती है। वो अपना पूरा फोर्स लगाकर उसे दूर धक्का देती है, खुद अलग होती है और फिर उसे खींच कर एक चाटा मारती है और कहती है तुम एक गिरे हुए इंसान हो। वांग जी के फादर सही कहते थे, तुम कभी नहीं बदल सकते। इसी वजह से शायद वो तुमसे दूर रहते थे और तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तभी वांग जी के अंकल गुस्से में वांग जी की मॉम को देखने लगते हैं और कहते हैं पहले तो वो मेरा दिमाग ख़राब करता था, अब तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो। तुमसे मैंने कहा क्या, बस मेरे करीब आने को ना। मैं बस तुम्हारे साथ एक बार ही तो वो सब करना चाहता हूँ, फिर भी तुम अभी भी अपनी ज़िद पर तुम अड़ियल। अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा हस्बैंड ने मुझे बहुत परेशान कर चुका है, अब उसका खामियाजा मैं तुमसे लूँगा और अभी जो तुमने किया उसका भी तुम्हें हिसाब चुकाना होगा। ऐसे कहते हुए वो वांग जी के मॉम के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। उन्हें उनके कंधों से पकड़कर अपने पास लाता है और उनके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वांग जी की मॉम खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करती है। वो कहती है छोड़ो मुझे, छोड़ो, यू शेमलेस, छोड़ो मुझे जाने दो। पर वांग जी के अंकल बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। वांग जी की मॉम अब ज़बरदस्ती उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश करती है, जिससे वांग जी के अंकल को बहुत गुस्सा आता है। वो वांग जी की मॉम को उसके कंधों से पकड़कर खुद से दूर करते हैं, उन्हें देखते हैं और फिर उन्हें खींचकर एक चाटा मारते हैं, जिसकी वजह से वांग जी की मॉम नीचे गिर जाती है और उनके माउथ से ब्लड निकलने लगता है। वांग जी के अंकल कहते हैं तुम ऐसे नहीं मानोगी। ऐसा कहते हुए वो अपनी पहनी हुई बेल्ट को निकालते हैं और उससे वांग जी की मॉम पर वार करने लगते हैं। वांग जी की मॉम चीखने और चिल्लाने लगती है, लेकिन वांग जी के अंकल बिल्कुल नहीं रुकते। वो एक हैवान था, इसीलिए वो वांग जी की मॉम को बहुत टॉर्चर करता है, बहुत ज़्यादा। और फिर जब वो थक जाता है तब वो अपनी बेल्ट को दूसरी तरफ फेंक देता है और फिर वांग जी की मॉम के ऊपर आ जाता है। वांग जी की मॉम अभी भी खुद को बचा रही थी, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो इंसान बिल्कुल नहीं रुकता। वो वांग जी की मॉम के कपड़ों को फाड़ने लगता है। वांग जी की मॉम जो रोने लगती है, घबरा जाती है, वो उससे कहने लगती है प्लीज़ 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 मत जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे ब्रदर की वाइफ हूँ, मैं तुम्हारी शादी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़। पर उस इंसान के तो दिमाग पर खून सवार था, उसे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। वो वांग जी की मॉम के साथ और फोर्सफुली वो सब करने लगता है। वांग जी की मॉम बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, पर वो इंसान उसे नहीं छोड़ता है। वो वांग जी की मॉम को उस समय बहुत टॉर्चर करता है, उन्हें अपने दांतों से नोचता है, अपने नाखूनों से खरोचता है। वांग जी की मॉम पूरा लहूलुहान हो चुकी थी, उनके शरीर पर बहुत बुरे निशान पड़ चुके थे। तभी वहाँ पर विंग के फादर आते हैं। विंग के फादर कब से वांग जी के मॉम का वेट कर रहे थे, लेकिन वांग जी की मॉम आई ही नहीं थी। वो चिंता में थे कि आखिर वो आए क्यों नहीं, क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा सोचते हुए वही घर आ चुके थे। वो कह रहे वांग जी के मॉम को पुकार रहे थे, लेकिन वांग जी के मॉम तभी उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। वो वांग जी के मॉम के थी। ये सुनकर विंग के फादर जल्दी से वांग जी के मॉम के रूम की तरफ भागते हैं। जो वो देखते हैं, वो देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। वो तुरंत भागते हैं और कहते हैं यू बास्टर्ड, छोड़ो। तभी वो भागकर वांग जी के अंकल को वांग जी की मॉम से दूर करते हैं। वो जैसे ही वो दूर करते हैं, वो एक ज़ोरदार पंच वांग जी के अंकल को मारते हैं, जिससे वो फर्श पर गिर जाते हैं और वांग जी की मॉम पूरी तरह से बेहोश हो जाती हैं। वांग जी के अंकल को भी बहुत गुस्सा आ चुका था। अब विंग के फादर और वांग जी के अंकल में फाइट होने लगती है, जिसकी वजह से अब वांग जी के अंकल को गुस्सा आता है और वो अपनी गन को निकाल लेते हैं और विंग के फादर पर तान देते हैं और कहते हैं अब तुम भी नहीं बचोगे, तुम भी अब अपने दोस्त के पास जाओगे, जहाँ वो है वहीं जाकर हो। तुम सब मेरा दिमाग खराब करते हो, तुम में से किसी को जीने का हक नहीं है, किसी को भी नहीं। विंग के फादर जो कि उसे देख रहे थे, वो गोली चला देता है, लेकिन विंग के फादर बच जाते हैं और जैसे तैसे वो उससे लड़कर उस बंदूक को छीन लेते हैं। लेकिन छीना झपटी में वो बंदूक वांग जी के अंकल पर चल जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं और विंग के फादर के हाथों में वो गन आ जाती है। उसी समय वांग जी आ जाता है।
तो चलिए गाइस, आज के लिए बस यहीं तक। बताइए आपको ये फ्लैशबैक कैसा लगा, सारी चीज़ें जानकर कैसी लगी, और वांग जी का ये टॉर्चर आपको कैसा लग रहा है? क्या वांग जी को और पनिशमेंट मिलनी चाहिए? आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वांग जी और पनिशमेंट डिज़र्व करता है। क्या उसे जल्द ही विंग से मिलना चाहिए या उसे और पनिशमेंट डिज़र्व करनी चाहिए? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।